हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 को देखेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। कंसिडर कीजिए कुछ डेली लाइफ सिचुएशन को और हम देखेंगे कि क्या होता है जब, है ना, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के सीजन में हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। ठीक है, इन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। कोई भी आयरन के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, ह्यूमिड एटमोसफेयर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाएगी, जंक लग जाएगी। ठीक है, ग्रेप्स गेट फॉर्मेंटेड, ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, फॉर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज कुकड, है ना, खाना क्या हो जाता है, कुकड हो जाता है तो उसका फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम ग्रीन वेजिटेबल लाए, वो किसी और फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे हम कुक करेंगे तो उसका फॉर्म क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम खाते कुछ भी हैं लेकिन वो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, 6,6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, विद स्पेयर, हम जब सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ों के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मिल्क, है ना, मिल्क मिल्क था लेकिन वो फट गया तो फिर क्या बन गया, बटर बन गया। आयरन आयरन था, वो हम ह्यूमिड एटमोसफेयर पे छोड़ दिए तो क्या हो गया, उसमें जंक लग गया, है ना। ग्रेप्स फॉर्मेंटेड हो गया, किशमिश बन जाते हैं, समथिंग कुछ और बन जाते हैं। ठीक है, फूड फूड कुक्ड होने के बाद कुछ और ही शेप का हो जा रहा है ना। जैसे चावल की भी अगर हम बात ले लेते हैं, है ना, तो ऐसे राइस जो होता है वो बहुत कड़ा होता है, एंड जब वो कुक्ड हो जाता है, जब बॉइल्ड हो जाता है तो क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड, है ना, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी पे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 में। जब हम सांसें लेते हैं, हम सांस किस फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में चेंज हो रहा है, हम ले क्या रहे थे, ऑक्सीजन, छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, in all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. सभी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, नेचर या फिर आइडेंटिटी उस सब्सटेंस का क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है अपने फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो मैटर के होते हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, वेन एक केमिकल चेंजेज आकर, जब भी मैटर पे हम केमिकल चेंजेस कुछ देखेंगे, है ना, कुछ भी केमिकल चेंजेस किसी भी मैटर पे, जैसे आयरन का ये था, उस पर हमने क्या देखा, केमिकली वो क्या हो गया, उस पर रस्टिंग लग गई, है ना, वो उस पर जंक लग गई, तो हम क्या कहेंगे, ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, अगर केमिकल चेंजेस किसी भी मैटर पे कुछ भी हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। आयरन तवा कब केमिकली चेंज हुआ, जब उसको हम एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड एयर पे हम उसको क्या किए, छोड़ दिए, लेफ्ट किए। ठीक है, तो जब भी कभी भी किसी भी मैटर पे कोई केमिकल चेंजेस होगा तो हम क्या कहेंगे, उस मैटर पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मींट बाय ये केमिकल रिएक्शन। आपको जानने की जिज्ञासा होगी, आप जानना चाह रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर में है क्या, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम कैसे जान पाएंगे कि किसी भी मैटर पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके द्वारा हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या और कब हम पहचानेंगे कि इस मैटर पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, Activity 1.1. This activity need the teacher's assistance. It would be better if student wear suitable eyeglass. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी एंड ये बेटर होगा कि स्टूडेंट्स क्या कर लें, आई ग्लासेस पहन लें। ठीक है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ ए सैंड पेपर। एक हम 3 to 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे विथ ए सैंड पेपर पे उसे रगड़ रगड़ के हम उसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, है ना। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, बर्न
इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प, है ना। इसको किसी टांग्स की मदद से हम पकड़ेंगे उस मैग्नीशियम रिबन को और उसको हम जलाएंगे, ठीक है। और जो भी इसका राख निकलेगा, ऐश निकलेगा, उसे हम किस में कनेक्ट करेंगे, एक वॉच ग्लास में हम कलेक्ट करेंगे, जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, है ना। इसको अपनी आंखों से जितने दूर भी रख सकते हैं उतना दूर रख के जलाना है ना। क्यों, है ना, क्योंकि इससे जो फ्लेम निकलेगी ना, जब जलेगा तो यहाँ से जो फ्लेम निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम, जैसे फुलझड़ी की निकलती है, ठीक है। या फिर वेल्डिंग, अगर आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हुए, है ना, तो उस समय जैसे फ्लेम निकलती है वैसे ही फ्लेम यहाँ से निकलेगी, है ना। तो इसलिए ये बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसे अपने आंखों से दूर करके ही इसे जलाएं, ठीक है, ताकि आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। पहले ये क्या था, एक रिबन था, ये जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, एक पाउडर में कन्वर्ट हो गया, जो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ओके, you must have observed that the magnesium ribbon burnt with a dazzling white flame and changes into a white powder। हमने देखा कि क्या, मैग्नीशियम रिबन वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जला और किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों बना, हम तो केवल मैग्नीशियम को चला रहे थे, ऑक्साइड इसमें कहाँ से है, तो मैग्नीशियम जला किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट था, वहाँ से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जला और किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा पहले से था Mg प्लस O2 के प्रेजेंस में जला और इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, ये MgO में, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या बोला जाता है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, है ना। एड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, उसमें हम क्या डालेंगे, एक आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। आपने क्या देखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना, हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो क्या होगा, लीड आयोडाइड होगा, लीड आयोडाइड होगा, ठीक है, PbI2, ठीक है। ये देखने को हमें कहाँ मिलेगा, ये येलो कलर का होगा, ये PbI2 क्या होगा, येलो कलर का होगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा, मान लो ये बीकर है या सॉल्यूशन के नीचे में हमें ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो क्या होंगे, PbI2, है ना, लीड आयोडाइड, ये क्या होंगे, नीचे में जमे हुए दिखेंगे, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 1.3, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में क्या है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे हम, है ना, ऐसे ऐसे जो रहता है कॉनिकल फ्लास्क लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे हम, जिंक ग्रैनुअल्स लेंगे, जिंक का कुछ ऐसा टुकड़ा ले लिए हम, ठीक है। ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डालेंगे, ठीक है। हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक, अगर हमारे शरीर पे बॉडी पे पड़ जाता है तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, वो वहाँ पे इंजरी करेगा, तो इसलिए एसिड के साथ हम बहुत केयरफुली तरीके से हम उससे उससे ये यूज करेंगे उसको, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंड अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स, क्या आपने कुछ देखा, कुछ हुआ जिंक ग्रैनुअल्स के साथ, ठीक है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर, क्या आप इस कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करोगे, क्या यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एयर बबल्स, है ना, एयर बबल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस होंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, यहाँ से निकल रहे होंगे एज दी फॉर्म ऑफ बबल, बबल के रूप में यहाँ पे क्या निकल रहा होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा। और कॉनिकल फ्लास्क को हम जब टच करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये गर्म है ना। मीन्स क्या इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है,
इवोल्व कर रहा है एज द फॉर्म ऑफ बबल के रूप में, है ना, बबल के रूप में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और प्लस में हमारा कॉनिकल जो फ्लास्क है वो हीट हो जा रहा है, मतलब क्या इस रिएक्शन से हमें हीट भी मिल रही है, ठीक है, ओके। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये तीनों एक्टिविटीज़ 1.2 1.2 एंड 1.3 से हमें क्या देखने को मिलता है, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन। हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम तब कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है जब क्या चेंजेस इन स्टेट, है ना, पहले कुछ था, है ना, मैग्नीशियम रिबन था, है ना, उसके स्टेट में चेंज हो जा रहा है, पहले क्या था रिबन के फॉर्म में था, इसमें किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ओके। तो इसके स्टेट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, सॉलिड है लिक्विड में बदल जा रहा है, लिक्विड है गैस में बदल जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे उस मैटर पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या, चेंजेस इन कलर, कलर में चेंज हो जा रहा है, जैसे मैग्नीशियम रिबन था वो जला रहे थे तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा था, चेंजेस इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस निकलने शुरू हो जा रहे थे, है ना, यहाँ पे भी चेंजेस इन कलर देखने को मिल रहा था एक्टिविटी 1.2 में, इसमें हो जा रहा था वो PbI2 वो कौन से कलर का हो जा रहा था, येलो कलर का हो जा रहा था, ठीक है। गैसेस का इवोल्यूशन होगा, जैसे 1.3 में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल इवॉल्व हो रहे थे, चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस हो, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। हम ऊपर के 3 एक्टिविटी के 3 एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि हम तब कह सकते हैं किसी भी मैटर में कि इस मैटर में केमिकल रिएक्शन हुआ है जब हम क्या देखेंगे, उसके स्टेट में चेंज हो रहा है ना, या फिर उसके कलर में चेंज हो रहा है, या फिर गैसेस निकल रही है उसमें से, है ना, या फिर कोई टेम्परेचर में उसके चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे इस मैटर में केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, या फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे इन्वायरमेंट में, तो हम देखेंगे कि बहुत तरह के क्या हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, है ना, बहुत जगह पे हो रहे हैं, मतलब हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बस हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। अगर हम देखने जाएं तो हम हर जगह पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, बहुत विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, और उनके सिंबल और उनको रिप्रेजेंट किस सिंबल से हम करेंगे उसको हम यहाँ पे जानेंगे, ओके। Chemical equation activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is bound in oxygen it get converted into magnesium oxide, है ना। अगर हमको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़े तो हम एक्टिविटी 1.1 को कैसे लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हम ये लिखेंगे, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दिस सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें इतना लिखना पड़ रहा है, मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है केमिकल रिएक्शन का, सेंटेंस वाला फॉर्म है। सेंटेंस फॉर्म में हम एक्टिविटी 1.1 वाले रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को लिखने में इतना लंबा हमें एक सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, ठीक है। क्या इससे, है ना, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस डू इट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सिंपलेस्ट वे क्या है कि इसको हम किस इक्वेशन में लिखें, वर्ड इक्वेशन में लिखें, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम लिख दिए हम लोग प्लस ऑक्सीजन, मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल रहा है तो क्या हो रहा है, क्या बोले, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है ना। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। Substance that undergoes chemical changes in the reaction magnesium and oxygen are the reactant। यहाँ पे क्या है, वह चीज़ जो क्या हो रहा है अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम क्या हो रहा है
चेंज होकर कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज होकर क्या बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। वैसे चीज जो क्या हो रहा है बाद में चेंज हो रहे हैं, मतलब उनका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो चेंज होकर जो चीज़ बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है। एंड न्यू सब्सटेंस जो नया पदार्थ बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। ओके, ए वर्ड इक्वेशन सो चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, है ना। वर्ड इक्वेशन में हमने क्या देखा, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, एरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट्स को किधर लिख रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, LHS में लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम क्या दे रहे हैं, प्लस प्लस साइन देते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, वैसे ही हम जो प्रोडक्ट होंगे उनको कहाँ लिखेंगे, एरो के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसमें प्लस प्लस साइन बीच में देते जाएंगे। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एज सोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एरो का ऐसा साइन बनाया गया, ऐसा इसे बनाया गया कि मतलब ये दर्शा रहा है कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन, रिएक्शन के डायरेक्शन को कौन बता रहा है, एरो बता रहा है। ओके, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। इज देयर एनी अदर सॉर्टर वे टू फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा सेंटेंस फॉर्म में उसको देखा। सेंटेंस फॉर्म में क्या लिख देखे हमने, व्हेन मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। हमने इसको वर्ड इक्वेशन में लिखा। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो किस में तब्दील कन्वर्ट हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, क्या इससे भी छोटा, वर्ड इक्वेशन से भी कुछ छोटा हम लिख सकते हैं क्या। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड। हाँ, लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन से भी छोटा हम छोटे फॉर्म में हम किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं। वो कौन सा फॉर्म होगा, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, है ना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें उस एलिमेंट का, उस मैटर का हमें क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला पता होगा। हम वहाँ पे वर्ड की जगह हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट या कंपाउंड का। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर आपको मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना, क्या पता हो, केमिकल फॉर्मूला पता हो, तो आप वर्ड इक्वेशन को जो हम ऊपर देखे थे, मैग्नीशियम जिसमें लिख रहे थे पूरा MAGNESIOM, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लिख रहे थे OXYGEN, है ना, वो उसके बाद वो किसमें बदल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल रहा था। हम उतने लंबे लिखने की जगह हम क्या करेंगे, उनके केमिकल फॉर्मूला को लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, MgO लिखते हैं। ओके, count and compare the number of atoms of each elements on the LHS and RHS of the arrow। एरो के LHS and RHS में हम देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नीशियम के LHS में कितने हैं, 1 एटम है। ठीक है, RHS में भी क्या देखने को मिल रहा है, 1 ही एटम है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर क्या देखने को मिल रहा है हमें, LHS में 2 एटम है और RHS में कितना है, 1 एटम है। ठीक है, is the number of atom of each element same on both side। क्या दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट के एटम सेम है। इफ यस, अगर हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है ना। इफ नॉट, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर नहीं है, अगर दोनों साइड, है ना, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स, है ना, इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है।
है ना, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि मास जो होगा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का वो डिफर कर जाएगा, ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वैसे केमिकल इक्वेशन जिनके LHS या एंड RHS में प्रत्येक एलिमेंट के, है ना, एटम्स इक्वल ना हो दोनों साइड, तो हम ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी भी सामान खरीदने जाते हैं किसी भी, तो हम क्या करते हैं, एक तराजू लेते हैं, है ना, अगर हमें आधा केजी लेना है तो इधर आधा केजी सामान रखते हैं, इधर आधा केजी का क्या रखते हैं, वेट रखते हैं, है ना। और तभी हम, अगर ये दोनों, है ना, बैलेंस्ड होते हैं, मतलब सीधे में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये बैलेंस्ड है मतलब आधा केजी है, ठीक है, दोनों साइड। वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, दोनों साइड जो मासेस होने चाहिए एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो उस, है ना, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। हमारे इक्वेशन 1.2 यहाँ पे जो देखने को मिला है क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन LHS में 2 है, लेकिन RHS में कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। तो मास जो होगा प्रोडक्ट का वो कम होगा रिएक्टेंट से, है ना, तो ऐसे में तो बैलेंस नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला गया, क्या स्टेट किया गया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास का क्रिएट किया जा सकता है मास को, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओके। That is the total mass of the element present in the product of the chemical equation has to be equal, है ना। तो क्या यहाँ पे बोला गया है कि एलिमेंट्स के टोटल मास जो होंगे वो LHS में जितने होंगे उतना ही कहाँ पे होना चाहिए, RHS में होना चाहिए, ठीक है। जितने प्रोडक्ट में के मास होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट के मास होंगे, ठीक है। जितने रिएक्टेंट के होंगे उतने ही प्रोडक्ट के होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रत्येक एलिमेंट, है ना, एवरी एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना, शुड बी सेम, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। बोथ साइड बोलने का मतलब क्या, LHS एंड RHS, एरो के LHS एंड RHS दोनों साइड में प्रत्येक एलिमेंट के, है ना, एटम्स सेम होने चाहिए दोनों साइड, ओके। तभी हम क्या बोलेंगे, उनके मास भी क्या होंगे, सेम होंगे दोनों साइड, ओके। हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के वो सेम नहीं होते LHS एंड RHS में, ऑफ द एरो के LHS एंड RHS में सेम नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, उनको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, तो क्या हमारी हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2, यहाँ पे इक्वेशन 1.2 जो दिया गया है, Mg+1 O2 Mg+O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MgO में, है ना। क्या ये बैलेंस्ड है ना। इज केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है, नहीं, वो क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। आइए यहाँ पे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके। हम इसको सीखेंगे, वर्ड इक्वेशन हम देखते हैं, वो एक्टिविटी 1.3 जो हमने किया था उसके एक्टिविटी के एक इक्वेशन को उठा के हम उससे सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या लिया था, जिंक ग्रेनुअल्स लिया था, उसमें क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे से क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन में हमने लिख दिया इस रिएक्शन को, ठीक है। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
है ना। ये ऊपर वाले जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम केमिकली फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, जिंक के लिए Zn लिख सकते हैं, सल्फरिक एसिड H2SO4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा था ZnSO4, है ना, हाइड्रोजन H2। ओके, ये हमने वर्ड इक्वेशन को हम किस में लिख दिए, केमिकल इक्वेशन में हमने लिख दिया, ठीक है। आइए देखते हैं क्या, है ना, प्रत्येक एलिमेंट के, है ना, एटम्स जो है ना सेम है क्या दोनों साइड LHS एंड RHS में। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। एरो के दोनों साइड क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, है ना, ऑन बोथ RHS एंड LHS, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं, जिंक के लिए क्या देख रहे हैं हम, LHS में कितने हैं, एक है, LHS में ओनली Zn एक ही है, ठीक है। RHS में भी हमें क्या देखने को मिला, Zn ओनली वन है, ठीक है। तो जिंक तो ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है हमारा LHS में, H2 बोलने का मतलब कितना, दो, ठीक है। और हमारे RHS में भी कितना है, H2 दो ही है, ठीक है, ये भी तो ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं सल्फर S, है ना, LHS में कितना है, वन है, ठीक है। RHS में भी कितना है, वन है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, फोर है, चार एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट के, कहाँ पे, LHS में, है ना। और RHS में कितने हैं, O4, यहाँ पे भी चार है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, है ना, दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1.33 जो क्या है, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जिंक LHS में भी एक है, RHS में भी एक है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन LHS में भी दो है, RHS में भी दो है, सल्फर LHS में भी वन है, RHS में भी वन है, ऑक्सीजन LHS में भी चार है, RHS में भी चार है। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1.3 क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आइए इस इक्वेशन जो यहाँ पे नीचे में 1.4 में दिया गया इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आयरन है Fe, आयरन को Fe से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है H2O, वाटर H2O लिए हम, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, Fe2O3 मिल रहा है हमें, Fe3O4 मिल रहा है हमें, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसको इक्वेशन 1.3 को हम बैलेंस करना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। आइए देखते हैं कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे, ओके। स्टेप वन में क्या है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इच फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर कर देंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे प्रत्येक फॉर्मूला के चारों ओर, है ना। जैसे Fe था, Fe को हम बॉक्स में डाल दिए, प्लस के बाद क्या था H2O, तो H2O को हम क्या डाल दिए, एक बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक केमिकल फॉर्मूला को, केमिकल इक्वेशन क्या करेंगे हम, बॉक्स, है ना, प्रत्येक जो एटम से कंपाउंड होंगे उनके चारों ओर क्या बना देंगे हम, बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट करेंगे कौन कौन से, है ना, हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, है ना, तो आयरन यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन लिख देंगे, ऑक्सीजन देख रहे हैं तो ऑक्सीजन लिख देंगे, है ना। फिर हम ये देखेंगे कि क्या दोनों साइड, है ना, प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है क्या सेम है दोनों साइड, एरो के दोनों साइड, है ना। यहाँ पे हम पहले LHS लिखेंगे फिर RHS लिखेंगे, ठीक है। आयरन का हम क्या देख रहे हैं, आयरन LHS में कितना है, एक है, ठीक है। Fe मीन्स क्या है, एक ही है, एक है, ठीक है। लेकिन हम अपने RHS में से क्या देख रहे हैं, आयरन कितना है, Fe3 है ना, यहाँ पे तीन है, ठीक है। हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन LHS में कितना है, दो है ना, दो है ना। लेकिन हाँ, RHS में कितना है, RHS में भी कितना है, दो है, ये तो ठीक है हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे LHS में कितना देखने को मिल रहा है, एक देखने को, और देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है, एक है, ठीक है। लेकिन वहीं RHS में हमें ऑक्सीजन कितने देखने को मिल रहे हैं, फोर, चार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन एंड ऑक्सीजन ये तो अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड बना रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम प्रत्येक एलिमेंट के दोनों साइड, एरो के दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आयरन का सेम नहीं है, ऑक्सीजन का भी सेम नहीं है, है ना। तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ, ठीक है।
तो आइए इसको स्टेप वाइज जब हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, है ना। ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम वहाँ से स्टार्ट करें बैलेंस करना, जिस उस कंपाउंड से जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड में है, तो हमारा इसमें Fe3O4 में। क्यों? Fe का इसमें कितना है, 3 एटम है, और ऑक्सीजन का 4 एटम है। 3 + 4 कितने हो जा रहे हैं, 7 एटम है। सबसे ज़्यादा एटम कौन से कंपाउंड में है, Fe3O4 में। Fe में कितने हैं, 1 है। H2O में कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, मतलब इसमें 3 है ना। और इसमें कितने हैं, 3 है। और इस Fe3O4 में कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में, कौन से कंपाउंड में है नंबर ऑफ एटम, Fe3O4 में है। ठीक है, कितने हैं, 7 है। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले कंपाउंड को इससे शुरू करेंगे कि इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। ओके, इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। हमारे 1.3 वाले केस में क्या है, 1.5 वाले केस में क्या है, ये प्रोडक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट में ही होगा, है ना, ये रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है ना। जिस वैसे हम कंपाउंड को लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब हम उस कंपाउंड में भी वैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो। जैसे हमारा Fe3O4 में किसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। वहीं आयरन का कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम कौन सा यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, ऑक्सीजन। O4 को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ओके, यूजिंग द क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। हम इस क्राइटेरिया को देखते हुए, स्टेप 3 का क्राइटेरिया को देखते हुए हम कौन से एलिमेंट को कौन से कंपाउंड को चूज करेंगे, तो Fe3O4 को कंपाउंड को चूज करेंगे। और इस कंपाउंड में भी सबसे पहले किसको हम बैलेंस करेंगे, O4 को, क्योंकि O4 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रखता है। ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS। RHS में ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 ऑक्सीजन है ना। और ओनली 1 इन LHS। LHS में कितने हैं, ओनली 1 है। हमको अगर LHS में भी 4 करना है, अब हम LHS को मतलब घटा के RHS को तो घटा के हम 1 नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारे पास ये तो है कि हम RHS को बढ़ा के हम RHS को घटा के हम 1 नहीं कर सकते। हमारे पास ये कर सकते हैं कि हम LHS में क्या कर सकते हैं, उसको उस एलिमेंट के एटम्स को हम 4 जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS में वैसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन देखने को मिल रहा हो उसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है LHS में ऑक्सीजन, तो H2O के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम H2O कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4H2O, है ना। तो हाइड्रोजन के इसमें एटम कितने हो गए, 8 हो गए। 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन वही ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो है ना, तो हम इक्वेशन 1.5 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं Fe + 4H2O, है ना। ये कन्वर्ट ये प्रोडक्ट क्या दिया, Fe3O4 + H2। ठीक है ना। स्टेप 4, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी भी क्या हो गया, Fe आयरन का LHS में कितना है, 1 है, लेकिन RHS में वही 3 है। हाइड्रोजन अब LHS में कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन RHS में कितना है, अभी भी 2 है। ठीक है, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। किसी भी एलिमेंट को अब हम उठाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। इस पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले हम कौन से एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे, तो वो हाइड्रोजन वाले एटम को, क्योंकि हम ऑक्सीजन वाले तो कर लिए। ठीक है, ऑक्सीजन LHS में भी 4 हो गया, RHS में भी क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन LHS में 8 है और RHS में 2 है। तो अब हम नेक्स्ट किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो LHS में तो 8 है, इसको घटा के अब हम तो घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
RHS में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन H2 पहले से है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एटम हो जाएगा हाइड्रोजन का, 8 एटम हो जाएगा, है ना, 8 एटम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, इक्वेशन 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, Fe प्लस 4H2O, है ना, एक इसमें कन्वर्ट होगा Fe3O4 में प्लस 4H2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5 हमारा क्या है, एग्जामिन दी अबोव इक्वेशन पिक अप द थर्ड एलिमेंट। हमने एग्जामिन किया हमारा कौन कौन सा एलिमेंट मतलब बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब बचा कौन सा है बैलेंस करने के लिए, आयरन बैलेंस करने के लिए बचा है। आयरन हमारे RHS में कितना है, आयरन के एटम 3 है, लेकिन वही LHS में कितने हैं, 1 है। तो हम LHS में क्या करेंगे, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O, है ना, गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, स्टेप 5 sorry step 6। okay, finally to check the correctness of the balanced equation we count atoms of each element on the both side of the equation। करेक्ट है कि नहीं हमारा इक्वेशन, इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड, एरो के दोनों साइड हम क्या देखेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स क्या सेम हैं। तो हम यहाँ पे आइए चेक करते हैं। ठीक है, आयरन का, है ना, आयरन LHS में कितना है, 3 है ना, हमारे यहाँ पे RHS में भी 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन 8 है LHS में, RHS में भी 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है LHS में, RHS में भी कितने हैं, 4। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, है ना, दोनों साइड एरो के प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स क्या हैं, सेम है इक्वेशन 1.9 के। ठीक है, इस इक्वेशन के। ओके, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड किए जिसमें हमने 6 स्टेप देखे और हम बैलेंस किए किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को या स्केलेटल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को, इसको हम क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। ठीक है, एज वी मेक द ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टेप 7 राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। इक्वेशन 1.9 में हम देखेंगे, क्या हमें पता है क्या कि यहाँ पे हम जो रिएक्शन किए तो आयरन कौन से स्टेट में था, ये तो हमें पता नहीं है, नहीं है ना, आयरन कौन से स्टेट में ये पता नहीं चला। वाटर कौन से स्टेट में वाले लिए हम, आइस फॉर्म में लिए या लिक्विड फॉर्म में लिए या फिर वेपर फॉर्म में लिए, गैस फॉर्म में लिए, ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ना, Fe3O4, ये कौन सी स्टेट में है ये भी हमें नहीं पता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ना, या फिर हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में, ये भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हम केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन ऑफ 1.9। डज दिस इक्वेशन टेल्स अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या ये बताता है प्रत्येक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को, नहीं, है ना। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है इक्वेशन 1.9 में। ओके, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टेट भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, द गैसेस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड कौन से फॉर्म में है ये हम लिख सकते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, है ना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो हम अगर गैसेस लिखना चाहेंगे, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है तो हम उसको क्या करेंगे, जी लिख देंगे उसके बगल में ब्रैकेट में देके। ठीक है, अगर लिक्विड के फॉर्म में तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे ब्रैकेट में देके। ठीक है, अगर एक्वस फॉर्म में तो ए क्यू लिख देंगे, है ना, ब्रैकेट में दे देंगे उसके बगल में। ठीक है, सॉलिड होगा तो एस लिख देंगे। ठीक है ना। द वर्ड इक्वेशन एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। हम एक्वस तब लिखेंगे जब क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो किस में होगा, वाटर के सॉल्यूशन में होगा, तब हम क्या करेंगे, एक्वस लिखेंगे। ठीक है, तो 1.9 इक्वेशन 1.9 को हम अगर फिजिकल सिंबल दे के लिखे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3Fe सॉलिड है,
आयरन क्या है, सॉलिड वाले अवस्था में लिए, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, एस लिख दिए ब्रैकेट में, है ना। 4H2O वाटर किस फॉर्म में ले रहे हैं हम, गैसेस स्टीम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे गैस लिख दिए, बगल में जी लिख दिए ब्रैकेट में, ठीक है। हम Fe3O4 हमें कैसे मिल रहा है प्रोडक्ट में, सॉलिड के फॉर्म में लिख रहा है, तो हम मिल रहा है, तो हम उसके बगल में क्या लिख दिए, एस लिख दिए, प्लस, है ना। हमें हाइड्रोजन कैसे किस फॉर्म में मिल रहा है, गैस के फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that this reaction of water is used in the form of steam. यहाँ पे H2O मीन्स क्या, वाटर। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर। लेकिन अगर हम गैस लिख दिए इसके बगल में, मतलब हम क्या किए हैं यहाँ, कौन से फॉर्म वाटर का हम यहाँ पे यूज किए हैं, स्टीम वाला फॉर्म, भाप वाला फॉर्म, है ना, गैसेस वाला फॉर्म हम यहाँ पे क्या किए हैं, यूज किए हैं, ठीक है। Usually the physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. ठीक है, यूजुअली हम फिजिकल स्टेट भी किसी भी केमिकल इक्वेशन का नहीं लिखते हैं जब तक कि हमें बोला नहीं गया हो कि आप इस केमिकल इक्वेशन का फिजिकल स्टेट लिखे, तब तक हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और एज बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभी हमें क्या लिखना पड़ता है ना, CO गैसेस के फॉर्म में है, 2H2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में है ना। इसका किस प्रेशर पे, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराया, तो क्या मिला हमें, CH3OH किस फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में हमें मिला। तो हमें अगर प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट, इनको लिखना है कि हम इस चीज़ों को लगा के हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहा है, तो हम इन चीज़ों को हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर में लिख सकते हैं या फिर नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों जगह लिख सकते हो। अगर हम 340 क्या लगा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा रहे हैं और टेम्परेचर भी लगा रहे हैं हम, कितना 75 डिग्री केल्विन लगा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एरो के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इनको टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट को, ओके। दूसरा वाला भी देख दो, 6CO2, है ना, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, पानी में घुला हुआ है, ठीक है, प्लस 12H2O 12 वाटर ले रहे हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, C6H12O6 हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। एक्वस मीन्स क्या, पानी में है ये, ठीक है। पानी में बोलने का मतलब क्या, ग्लूकोज किस में देखने को मिल रहा है, पानी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस 6O2 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, प्लस 6H2O 6 वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। क्या आप इन स्टेप्स का यूज करके इक्वेशन 1.2 जो हमारा था उसको आप बैलेंस कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 1.2 था क्या हमारा, है ना, ये देखते हैं पहले, सॉरी यहाँ पे ये था, ठीक है, ये था ना हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, LHS पहले तो लिख रहे हैं कौन कौन से हमारे पास है, Mg है और O है यहाँ पे, ठीक है। LHS में और RHS में देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे और ये दे देंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम में हमें क्या देखने, मैग्नीशियम हमारे LHS में कितना देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। RHS में कितना है, एक है। ऑक्सीजन क्या देखने को मिल रहा है, LHS में 2 देखने को मिल रहा है, RHS में कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर तो 2 है LHS में, इसको कम करके हम 1 नहीं कर सकते, लेकिन RHS में क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा के 2 जरूर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, Mg + O2 लिखेंगे, है ना, और 2 × MgO कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 2 MgO जब करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारा मैग्नीशियम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो हम 2 Mg कर देंगे प्लस O2 लिख देंगे इक्वल टू 2 MgO, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, केमिकली ये बैलेंस हो गया, ठीक है। 2 Mg प्लस O2 ये कन्वर्ट किस में होगा, 2 MgO, ठीक है, MgO, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1.2 का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है, ओके।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये देखते हैं केमिकल इक्वेशन के प्रकार, ठीक है। We have learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, है ना। हमने क्लास 9 में देखा किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जितने हैं उतने ही रहेंगे, है ना। भले उनका फॉर्म चेंज हो जाए, लिक्विड में हो जाए, सॉलिड में हो जाए, या फिर है ना उनका कलर चेंज हो जाए, या फिर कुछ और ही वो मिलके कुछ और कंपाउंड बना ले, लेकिन एटम नंबर के इच एलिमेंट के सेम रहेंगे दोनों साइड, ठीक है। नो डू द एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ना ही एटम्स डिसअपियर होंगे, ना ही वो कहीं से और अचानक से निकल के आएंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम एंड प्रोडक्ट एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जनरली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, बॉन्ड जो होते हैं एक कंपाउंड के वो टूटते हैं और ये अलग अलग होते हैं एटम्स, फिर जाकर दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, मिलकर दूसरे नए सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट दिस बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3.4, ठीक है। अब बॉन्ड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना बिटवीन एटम्स के बारे में, एटम्स के बीच में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं इसके बारे में आप चैप्टर 3 and 4 में पढ़ोगे, ठीक है। पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले एक्टिविटी 1.4 एक एक्टिविटी करके समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहेंगे किसको, ठीक है। इस एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, ओके। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर, एक बीकर लेंगे यहाँ पे जैसे दिखाया गया फिगर 1.3 में, इसमें हम क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इसमें लेंगे। स्लोली एड वाटर टू दिस, इसमें स्लोली वाटर डालेंगे, ठीक है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, उसके बाद आप बीकर को टच करोगे हाथ से, ठीक है। डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, क्या आपको कोई टेम्परेचर में चेंजेस यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बीकर फील हॉट आफ्टर एडिंग वाटर, है ना। बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रिएक्शन हुआ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड लिए CaO जिसे हम क्विक लैम भी बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म में लिए, प्लस वाटर उसमें ऐड किए H2O लिक्विड फॉर्म में, तो किस में चेंज हो रहा है, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2, है ना। ये QS फॉर्म में देखने को मिलेगा, प्लस इसमें से क्या निकल रहा है, हमें हीट देखने को मिल रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि बीकर क्या हो रहा है, मतलब हॉट हो जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी ऐड करते हैं तो क्या किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और उसके साथ हीट इवॉल्व होता है, हीट वहाँ से हमें देखने को मिलता है, निकलता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बीकर गर्म हो जाता है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड CaO हमारे जिसे हम क्विक लाइम भी बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म में हमने लिया इस बीकर में, उसमें हम वाटर डालें H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। हमें क्या मिला, स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक्वस फॉर्म में मिला। एक्वस बोलने का मतलब क्या, कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल, है ना, कोई भी एलिमेंट जो होगा पानी में अगर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्वस फॉर्म में है वो, ठीक है। और उसके साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, हीट निकल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा बीकर गर्म हो गया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और, है ना, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलेंगे। तो दो या दो से ज़्यादा मिलके, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट, वाटर दूसरा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, क्या, स्लैक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.1 में जो चीज़ प्रोडक्ट हमें मिल रही है क्या वो कैसी है ना, तो ये हाँ कैसी रिएक्शन है एक्टिविटी 1.4 की, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा मतलब रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, A solution of select lime produced by reaction 1.13 is used for whitewashing wall। पहले हमारे जो दीवार होती थी ना उसको पेंट अगर किया जाता था, अभी तो एशियन पेंट एंड सोन आ गए, पहले और एक चूना टाइप में होता था, उसको पानी में हम ये करके उसके बाद इसको पेंट करते थे अपने दीवार को। ठीक है, तो ये सेलेक्ट लाइम ही होता था जिससे हम पहले अपने दीवारों को क्या करते थे, पेंट करते थे। ओके, अभी भी करते हैं बहुत जगह। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, CaOH2 प्लस CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली रिएक्ट करते हैं इन एयर, है ना। ये CO2 कहाँ से मिला, एयर से मिला। ठीक है, टू फॉर्म द थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये दोनों रिएक्टर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम वॉल पे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से मिल के रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे एक लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज, ये 2-3 दिन में बनता है। इसलिए आप जब ऐसे पेंट कर दोगे ना जिस समय दीवार को, तुरंत ही वहाँ पे चमक नहीं आती है ना आपकी वॉल की। 2-3 दिन के बाद जब वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वो एक लेयर बना देता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का, तभी हमारी क्या होती है, वो दीवार की चमक जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, शाइनी फिनिश टू दी वॉल। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे जो मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3, है ना। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कुछ और भी रिएक्शन डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब हम जलाते हैं, है ना, तो इसका केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, C2 + O2, यह क्या देता है, CO2, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें भी दो रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, है ना। 2H2 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, सॉरी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल भी क्या था, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इट इज इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, दो सब्सटेंस से ज़्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, एक्टिविटी 1.4 we also observe that the large amount of heat is evolved। एक्टिविटी 1.4 में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या है यहाँ पे से देखने को मिल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 में। ठीक है, दिस मैक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, है ना, और ये रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर रहा है, वार्म कर रहा है। इसलिए हम जब बीकर को टच किए तो क्या हुआ, हमें गर्म फील हुआ। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, है ना। एक्टिविटी 1.4 में हमें क्या देखने को मिला, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, है ना, हमें वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा था, ये CaOH2 बना रहा था, है ना। प्लस में क्या निकल रहा था, यहाँ से हीट निकल रहा था। ठीक है, यहाँ से हीट जिस रिएक्शन से निकलेगा, है ना, उससे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है,
अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और भी एग्जाम्पल कौन से, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब बर्न होता है ना, हम कोयल जलाते हैं या फिर पेट्रोलियम जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, हीट देखने को मिलता है ना। आग के सामने खड़े हो जाओगे तो क्या आपको फील होगा, हीट देखने को मिलेगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकले उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, CH4 जो क्या है, नेचुरल गैस है, प्लस 2O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जलते हैं, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है, CO2 प्रोडक्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O देते हैं गैस। उसके साथ साथ क्या निकलता है, हीट निकलता है ना, जो हम फील करते हैं अगर हम बर्निंग कोल के सामने भी खड़े हो जाएं तब भी, ठीक है। नेचुरल गैस अगर जल रहा है वहाँ पे भी खड़े हो जाएं तो हमें हीट की सेंसेशन होती। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हाँ, जब है ना आप सांस छोड़ते हो उस समय अगर आप नाक के सामने अपना हाथ या कुछ चीज़ रख के देखो तो क्या होता है, थोड़ा हीट फील होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, ठीक है, वो अंदर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, हमें बाहर देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ बहुत हीट देखने को मिल रहा है। तो हम है ना रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी क्या बोल सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें जिंदा रहने के लिए, ठीक है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो फूड जहाँ जिसे हम खाना खाते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, है ना। हम खाते हैं फूड, वो फूड क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, हम ब्रेड कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड्स हो गया, ये क्या रखते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम खाते हैं, ठीक है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना, ये टूटते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बाद में टूटते हैं और टूट के क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल के अंदर हमारी बॉडी सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो उसमें ही क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, और एनर्जी हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और स्पेशल नेम जो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, इस प्रोसेस को आप है ना ये जो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस को इसको आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो कि किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है ना, प्लस 6O2 ऑक्सीजन जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, अंदर रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं। हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, जो बाहर निकल जाता है, एक्सेल करते हैं हम, है ना, सांस छोड़ते हैं, प्लस 6H2O, 6 पानी बनता है, मतलब पानी का मॉलिक्यूल 6 बनता है लिक्विड फॉर्म में। उसके साथ साथ एनर्जी मिलती है, जो जिसके जो है ना, जिसका यूज करके ही हमारी बॉडी, हम कोई भी फंक्शन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एनर्जी अभी इस रिएक्शन से हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी किस रिएक्शन से प्रोवाइड होती है, तो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से, ठीक है। उसका केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल कुछ दिन तक छोड़ दो तो देखो क्या, वो सड़ गया, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में है ना, हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे थे, तो क्या देख रहे थे हम, यहाँ पे डेजलिंग फ्लेम निकल रही थी, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना, राख में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में, ठीक है। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है ना, हम क्या देख रहे थे, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल की क्या दे रहा था हमें, MgO दे रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और प्लस में इसमें हीट भी क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। तो ये क्या है, एक है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके।
सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इसको भी एक एक्टिविटी के अनुसार से देखते हैं। एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट एक ट्यूब में लोगे, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब आप नोट करो कि फेरस सल्फेट का कलर क्या है, ठीक है। तो इस समय जब आप लोगे ना तो उस समय क्या रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। ये फिगर 1.4 में जैसे ये बीकर को गर्म किया जा रहा है, इसमें ही क्या है, फेरस सल्फेट है ना, जो कि ग्रीन कलर का था हीट करने से पहले। जैसे ही आप हीट करोगे, है ना, तो क्या देखोगे, है ना, कि फेरस सल्फेट का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और वो ब्राउन हो गया। ग्रीन था पहले, है ना, गर्म करने से पहले क्या था, वो ग्रीन था, गर्म करने के बाद वो कैसा हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ एक गंदा सा स्मेल यहाँ से देखने को मिलेगा, निकलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या आपने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट का पहले था, गर्म करने से पहले था, वो चेंज हो गया। कैन यू ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर जब जलता है तो मतलब बदबूदार स्मेल वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो उसको भी आपने क्या फील किया इस रिएक्शन में, हाँ दोनों किया हमने, ठीक है। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया एक्टिविटी 1.5 में, उसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। 2FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला, Fe2O3 मिला। उसके साथ साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के किस फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, और फेरिक ऑक्साइड किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हमें मिला इस एक्टिविटी से, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू और टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट। हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा रिएक्टेंट है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सा रिएक्टेंट है जो क्या हो रहा है, बाद में टूट के 2 या 2 से ज़्यादा क्या दे रहा है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब यहाँ पे तो इस वाले रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट दे रहा है। एक रिएक्टेंट टूट के यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो ऐसे हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि 1.19 इक्वेशन में हमने क्या देखा, एक है ना कॉम्प्लेक्स सा क्या है, रिएक्टेंट है जो टूट रहा है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में टूट के प्रोडक्ट दे रहा है, 3 प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन, इसमें एक रिएक्टेंट टूट रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, है ना, मतलब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 इंटू 7H2O लूजेज वाटर व्हेन हीटेड, है ना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो जिसका केमिकल फॉर्मूला FeSO4 इंटू 7H2O था, तो इसका H2O वाला पार्ट जो है ना, जब हम गर्म किए तो ये है ना भाप बन के उड़ गया, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और क्रिस्टल का जो कलर था पहले ग्रीन था, वो गर्म करने से पहले ग्रीन था, वो कलर चेंज हो जा रहा है किसमें, ब्राउन में। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये टूट रहा है किसमें, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट रहा है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, है ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या है, सॉलिड मिल रहा है हमें। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, गैसेस के फॉर्म में मिल रहा है, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। गर्म करने पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है,
ठीक है। ये इसका इस रिएक्शन का बहुत से इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मैनी यूज, इसका बहुत यूज है ना। एक यूज तो इसका सीमेंट बनाने में ही है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक यूज क्या होता है ना, CaO का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराया जाए, है ना, विथ हीट, है ना, यहाँ पे हम हीट ही दे रहे हैं ना। फेरस सल्फेट को भी हम रिएक्ट करा रहे हैं विथ हीट, हीट दे रहे हैं तभी ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकली चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ऐसे वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके होने से संभव हो रहा है, तो एक वहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे वाले रिएक्शन को, वैसे वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, लाइमस्टोन जिसे हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है हमें, क्विक लाइम दे रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, हीट के द्वारा वो रिएक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। दूसरा जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो एक्टिविटी 6 में 1.6 में दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी 1.6 देखते हैं क्या है, ठीक है। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या करते हैं, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट ले लेते हैं, PbNO3 ठीक है। ये ले लिए हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स की मदद से इसको हम, है ना, पकड़ लिए हैं, ठीक है। एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.3। इसको एक फ्लेम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। आपने क्या देखा, है ना, हीट करने के बाद कुछ अगर चेंजेस आपने देखा तो उसको आप क्या करो, नोट डाउन करो। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, एक येलो रंग का प्रेसिपिटेट ऑफ लीड ऑक्साइड, है ना, 2PbO, जो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है, फोम बनता है, ठीक है। और ये जो यहाँ से एक गैस निकलती हुई दिखेगी जो किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी। और एक गैस कौन सी होगी जो ब्राउन कलर की होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, NO2 होगी, ठीक है। और ये PbO2, ये PbO कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो बॉइलिंग ट्यूब के सबसे नीचे वाले भाग में होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, येलो रंग का होगा ये, ठीक है ना। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या देखने को मिला, येलो रंग का लीड ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, नीचे इसके बीकर के, बीकर नहीं हो, ये बॉइलिंग ट्यूब के सबसे नीचे तल में क्या होगा, बैठ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो होगी यहाँ से निकलती हुई देखने को मिलेगी। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस किस कलर की होगी, ये होगी हमारी है ना, ब्राउन कलर की, ओके। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are nitrogen oxide. हमें इस रिएक्शन में, इस वाले ये में क्या देखने को मिलेगी, एक ब्राउन कलर की क्या निकलती हुई देखने को मिलेगी, फ्यूम्स निकलती हुई देखने को मिलेगी, जो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। दिस रिएक्शन, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, जो रिएक्शन यहाँ पे हमने जो 1.6 एक्टिविटी में किया उसको हम अगर केमिकल इक्वेशन में के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम, 2PbNO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको जब हम हीट करेंगे लीड नाइट्रेट को तो हमें क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड 2PbO, ठीक है, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, जो किसके फॉर्म में निकल रहा होगा, फ्यूम्स के फॉर्म में निकल रहा होगा। और ये किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। और ये लीड ऑक्साइड येलो कलर का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। आइए एंड लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 के थ्रू देखते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्टिविटी 1.6 में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल, है ना, कॉम्प्लेक्स सा एक क्या रिएक्टेंट है जो टूट रहा है ना, 3 प्रोडक्ट में, है ना, है ना। तो हम
है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन जिनमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या बन रहा हो, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले वाला टॉपिक क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और उसे हम क्या बोल रहे थे, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। और वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा हो, इवोल्व हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके होने से संभव हो रहे हैं, हीट के होने से संभव हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके। तो आइए एक्टिविटी 1.7 को देखते हैं। ठीक है। क्या है, टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, ड्रिल 2 होल इन इट, इसमें 2 होल हम लगा दिए हैं नीचे में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 होल यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। ठीक है। फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल, इस होल में हम रबर स्टॉपर लगा दे रहे हैं। ठीक है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर, इस रबर में हम, इस कार्बन इलेक्ट्रोड में हम रबर फिट कर दे रहे हैं, रबर स्टॉपर, ताकि पानी जो यहाँ पे हम डालेंगे वो नीचे ना निकल पाए। ठीक है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, इस इलेक्ट्रोड को हम 6 वोल्ट बैटरी से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, ठीक है, हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, मग में, और ऐसे डालेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स जो दिख रहे हैं काले काले कलर के, ये इसमें डूब जाए। ओके। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर, इस वाटर में हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंद इसमें हम डाल देंगे। ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वोर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये रखे गए हैं, है ना, और इनको इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, ढक देंगे इनसे। ओके। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, हम यहाँ से स्विच दे देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, है ना, करंट का, और apparatus को अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही छोड़ देंगे। ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पर आपको कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब में जितने भी वाटर होंगे ना, इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, बबल, है ना, बबल बनेंगे, और उतना ही क्या होगा, आपकी वाटर डिस्प्लेस होगी टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कलेक्टेड ऑफ दिस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस के अमाउंट जो कलेक्टेड होंगे वो क्या सेम होंगे, नहीं, है ना, एक में ज़्यादा होंगे, एक में कम होंगे। तो किस में ज़्यादा होंगे, तो कैथोड में ज़्यादा होंगे, जो नेगेटिव वाला होगा ना इलेक्ट्रोड, उसमें क्या होंगे, 2 टाइम्स, है ना, ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एनोड, जो पॉजिटिव साइड वाला इलेक्ट्रोड होगा, है ना, उसके, है ना, टेस्ट ट्यूब जो है ना उसमें। ठीक है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, एक बार जब ये टेस्ट ट्यूब भर जाए गैसेस से, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ओके। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, है ना, उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब को तो हमने निकाल लिया, इसमें गैस भर चुका है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक बर्निंग कैंडल उनके उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाएंगे। ठीक है। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है। जब हम फ्लेम ले जाएंगे, कैंडल ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, जो कैथोड वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा, जिस जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड को ढक के रखा होगा, वो तुरंत से जलने लगेगा। ठीक है। और जो एनोड वाला होगा उसमें वो नहीं जलेगा। ठीक है। एक्टिविटी 1.8। ओके। एक्टिविटी 1.8 में क्या है, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन दी चाइना डिश, एक चाइना डिश लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया 1.7 फिगर, यहाँ पे हम इसमें क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे। ओके। 2 ग्राम। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या होगा, है ना, वाइट होगा। ठीक है।
प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको हम सनलाइट में छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप सिल्वर क्लोराइड के कलर को देखेंगे। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जब हम इसको सनलाइट में छोड़ेंगे, है ना, पहले क्या था, ये वाइट था सिल्वर, ये क्या हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ओके, विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू द ग्रे, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, है ना। सनलाइट पड़ने से पहले इसका कलर कैसा था, सिल्वर क्लोराइड का वाइट था, है ना। सनलाइट पड़ने के बाद क्या हो जा रहा है, इसका कलर ग्रे। ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट रहा है, सिल्वर प्लस क्लोराइड में। ओके, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के थ्रू इस एक्टिविटी के रिएक्शन को दर्शाया गया है, ठीक है। 2AgCl जो कि किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, ये किस पे टूट रहा है, 2Ag सिल्वर और Cl2 क्लोराइड में। ओके, सिल्वर सॉलिड में, क्लोराइड गैस फॉर्म में मिल रहा है हमें, ठीक है, प्रोडक्ट। तो हमने देखा था ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा था, उसे हम क्या बोल रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे थे। ओके, तो ये एक्टिविटी 1.8 भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड हैज सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम सिल्वर क्लोराइड की तरह ही बिहेव करता है ना। 2AgBr जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा रिएक्टेंट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी क्या होगा, टूटेगा 2Ag सॉलिड में, और Br2 गैस हमें मिलेगा। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट वाले फोटोग्राफी में हम किसका कौन से रिएक्शन का यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो टूटता है किसमें, सिल्वर और ब्रोमाइड में, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, कौन से प्रकार का एनर्जी, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कारण बन रहा है। We have seen that the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light और electricity। किसी भी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन वो एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी या तो वो हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है ना। जब है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हीट में हो, लाइट में हो या इलेक्ट्रिसिटी में हो, ताकि एक रिएक्टेंट टूट के दो या तीन प्रोडक्ट दे। ओके, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइए हम एक्टिविटी 1.9 की हेल्प से समझते हैं। ओके, टेक 2 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, है ना। दो आयरन के नेल, है ना, ये हमारा यहाँ पे जो दिखाया गया है, दो आयरन नेल हम लेते हैं, क्लीन करेंगे इसे हम सैंड पेपर की हेल्प से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको हम मार्क करेंगे ए एंड बी। ओके, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्रत्येक वाले टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट लेंगे 10 ml। ओके, tie 2 iron nails with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution। जैसे यहाँ पे एक धागा की मदद से इसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नेल को डुबाए हुए हैं, ठीक है। इन द टेस्ट ट्यूब बी वाले टेस्ट ट्यूब में फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए। ओके, कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। इसमें एक आपका जो नेल होगा उसको आप बाहर रखो ताकि
कंपेयर किया जा सके कि कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक डाला हुआ एक नेल और बाहर में दोनों में क्या डिफरेंस है। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद आप आयरन नेल को निकाल लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आप ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब में कंपेयर करो, क्या कॉपर सल्फेट का जो पहले कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है ना, तो इन दोनों में क्या चेंजेस आया। एक जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम नेल नहीं डाले हैं, ठीक है, दूसरे में नेल डाले हैं, ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर करो, क्या जिसमें नेल डाला हुआ है उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर और जिसमें नेल नहीं डाला गया उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर, दोनों का को कंपेयर करो, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल, है ना, और कंपेयर आयरन नेल का भी कलर का कंपेयर करो, जो आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में डुबाए हुए थे उससे, है ना, और एक कॉपर सल्फेट एक आयरन नेल जो बाहर था, है ना, वो डुबाया हुआ नहीं था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, है ना, तो हम देखेंगे क्या, कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन फेड्स, है ना, वैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें आयरन को हम डुबाए हुए थे उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो फेड हो जाएगा, है ना, बहुत लाइट हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच डू नॉट हैव नेल इमर्स्ड इन देम। ओके, जिसमें हम नेल को नहीं डाले थे उसका कलर पूरा डार्क ब्लू रहेगा और जिसमें हम डाले थे उस वो फेड हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा। और नेल, है ना, जिसको हम उस नेल वो नेल जिसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाए हुए थे वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ना, आयरन नेल, है ना, ये वो आयरन नेल है जिसे हम डुबाए नहीं है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और ये वाला वो वाला नेल है जिसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाए हुए हैं। ओके, है ना, तो ये कैसे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में था उसका कलर कैसे ब्राउन हो गया है। ओके, और ये वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें हम नेल नहीं डाले थे और ये वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें हम नेल डाले थे, ठीक है। तो कैसे, है ना, कलर में चेंज हो गया, कैसे फेड हो गया ये इसका कलर सॉल्यूशन का, ये भी यहाँ पे शो किया गया है। ओके, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। क्यों जो आयरन का कलर, आयरन नेल का जो कलर था वो ब्राउनिश हो गया और क्यों जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट था वो फेड हो गया, ठीक है। फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दिस इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो ये था, आयरन प्लस CuSO4 जो एक्यूअस फॉर्म में है ना, CuSO4 को हम किस में डाले हुए हैं, पानी में डाले हुए हैं। ओके, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, FeSO4, है ना, फेरस आयरन सल्फेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कॉपर बाहर हो जा रहा है। ओके, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। इस रिएक्शन में जो है ना आयरन ने कॉपर को बाहर कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। द रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया है, ठीक है ना। वैसे रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स, है ना, अलग हों उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अदर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पे दिए गए हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4, कॉपर अलग हो गया है, एंड लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, लीड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया है, ठीक है। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक या फिर लीड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए ये, है ना, कॉपर को हटा के उसकी जगह ये खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको भी हम एक एक्टिविटी से देखते हैं, एक्टिविटी 1.10 से। 10 अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम
3 ml का सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर 1.9 में दिखाया गया है। ओके, एक बीकर ये वाला है जिसमें हमने क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है, और एक ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम क्या लिया है, सल्फर सोडियम सल्फेट लिया है। ओके, मिक्स द टू सॉल्यूशन, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, दोनों सॉल्यूशन को। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, है ना, हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट सिंक एट द बॉटम। बेरियम सल्फेट यहाँ पे नीचे में क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट सब्सटेंस जो होगा ना, जो पानी में घुलनशील नहीं होगा, वो यहाँ पे हमें इस टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलेगा। ओके, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, है ना, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। इस एक्टिविटी के द्वारा जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया गया वो क्या है, Na2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को हमें मिला, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम, और बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम। ठीक है, सॉरी, है ना, सोडियम को बेरियम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, और बेरियम को सोडियम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक रिएक्शन में दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, है ना, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने का कारण क्या है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड बेरियम 2+। इनके कारण ही ये क्या हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, SO4 के कारण एंड Ba के कारण। ओके, ये अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट एक केस में क्या बन रहा है, इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड बन रहा है, विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में ही घुला हुआ रहेगा। ठीक है, उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें एक्सचेंज हो आयंस का, है ना, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। वैसे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, आयंस चेंज हो रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, एक्टिविटी 1.2 में येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा था, और ऑफ PbI2 का। ओके, लीड आयोडाइड का। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने वहाँ पे देखा था एक्टिविटी 1.2 में, है ना। इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग, है ना, इसको भी एक्टिविटी 1.11 से देखते हैं। ठीक है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, है ना, हीट करेंगे एक चाइना डिश को जिसमें क्या रखा होगा, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर रखा होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, है ना, हमें देखने को मिलेगा सरफेस ऑफ पाउडर बिकम ब्लैक, वो जो पाउडर का जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कॉटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, है ना, सरफेस जो होगा उस पाउडर का वो क्या हो जाएगा, ब्लैक रंग का हो जाएगा। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्यों ऐसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का क्यों हो जाएगा उनका सरफेस, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा, और वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, 2Cu + O2
है ना, हीट करेंगे इसको तो 2Cu मिलेगा, ओ मिलेगा हमें, जो कि कैसा कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ओके, if hydrogen gas is passed over this heated material, the black coated of surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। ठीक है, अगर हम CuO पे H2 दें, है ना, और हीट करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, और कलर क्या हो जाएगा कॉपर का, वो ब्राउन हो जाएगा। ओके, if the substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। जब भी किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, रिएक्शन के समय जब वो गैन करेगा ऑक्सीजन को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो, है ना। if a substance loses oxygen during a reaction and it is said to be reduced। जब भी रिएक्शन में, है ना, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बी एज इज बिंग रिड्यूस्ड। 1.29 में हम क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड कॉपर को लूज कर दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गैनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन को गैन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्या हो गया, क्या किया है, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड। एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, एंड अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडक्स रिएक्शन। और ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे दिखाया गया जैसे कॉपर ऑक्साइड जो क्या था, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो रिड्यूस्ड हो गया है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन को गैन कर रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है ना। तो वैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडक्स रिएक्शन हम बोलेंगे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल रेडक्स रिएक्शन के यहाँ पे दिए गए हैं। ZnO प्लस सी, है ना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जबकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl। ठीक है, MnCl2, यहाँ पे Mn मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन और, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, इन द रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, है ना, एंड ZnO इज reduced टू जिंक, है ना। रिएक्शन 1.31 में 1.31 में, है ना, इसमें इसमें है ना, जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, जबकि वहीं कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, वहीं हमारा जो रिएक्शन 1.32 में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, अ, है ना, और वहीं आपका MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस्ड कब होगा, जब ऑक्सीजन लूज करेगा, और ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ऑक्सीजन गैन करेगा। ओके, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में, है ना। आइए देखते हैं क्या है वो। करेक्शन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जब आयरन आर्टिकल जो जब नया होता है तो चमकदार होता है, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, उसमें ब्राउन ब्राउन सा कोटिंग होने लगता है उसके सरफेस पे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जंक लगना बोलते हैं। ठीक है, सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। ऐसे ही कुछ और भी मैटर है, जैसे कॉपर, कॉपर के ऊपर क्या होता है, ब्लू रंग का कुछ कोटिंग होने लगता है ना। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture, acid, etc. It is said to be corrode
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉरेजन, है ना। जब ये कोई भी मेटल, है ना, एटमोसफेयर के किसी भी सब्सटेंस जैसे एसिड हो गया या फिर है ना मॉइस्चर हो गया, इसके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, कॉरोड होता है, ठीक है ना, वो उसका विघटन होने लगता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉरेजन बोलते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉरेजन, ठीक है। जो हम अगर सिल्वर को ऐसे ही छोड़ दें बाहर में कुछ दिनों तक, या फिर कॉपर को ऐसे ही छोड़ दें बाहर कुछ दिनों तक, ठीक है, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट हो जाएगा और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉरेजन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को, है ना, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं और उस पर मॉइस्चर या फिर एसिड, है ना, उस पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं और केमिकल रिएक्ट करते हैं, है ना, और उसको कॉरोड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉरेजन बोलते हैं, ठीक है। कॉरेजन के एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे आयरन आर्टिकल को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उस पर हम क्या देखने को मिलेगा, ब्राउनिश कलर का एक कोटिंग देखने को मिलेगा, जो क्या होता है, इसे हम जनरली जंक लगना बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम सिल्वर को अगर ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर मतलब छोड़ देते हैं तो उस पर हमारे ब्लैक कलर का क्या मॉइस्चर में छोड़ देंगे तो ब्लैक कलर का कोटिंग उसके ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। सेम कॉपर के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग देखने को मिलता है। Corrosion causes damage to the car bodies, bridge, iron railing, ship and to all object made of metal। इसके कारण क्या होता है, corrosion के कारण डैमेज करते हैं, है ना, किसी भी मेटल को जब भी corrosion होता है तो उस मेटल का डैमेज होता है, ठीक है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, ज़्यादातर आयरन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। corrosion ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, है ना, आयरन पे जो corrosion होता है वो सीरियस एक प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। हर एक साल हमें corroded वाले आयरन को रिप्लेस किया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट द corrosion इन चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 3 में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। दूसरा जो हमारा क्या है, एवरीडे लाइफ में जो देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो क्या है, रैंसिडिटी, है ना। इसमें, है ना, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि आयरन को हम क्या छोड़ रहे हैं, आयरन पे ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और वो क्या हो रहा है, करोड हो रहा है, रस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आयरन का क्या हो रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन का गैन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ओके। रैंसिडिटी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत समय तक कोई कोई ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फैट हो या फिर ऑयल हो उसको छोड़ दिया जाता है, उसका टेस्ट देखो आप अजीब लगता है। व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब ये फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज रहते हैं, वो हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी फूड आर्टिकल जिसमें फैट हो या ऑयल हो उसको हम ऐसे ही छोड़ दें बहुत समय तक एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो है ना वो क्या हो जाएंगे, रैंसिड हो जाएंगे और उनका स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, है ना। रैंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको, है ना, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डालते हैं, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट बहुत फुले हुए रहते हैं, उसमें एयर इसलिए डाला जाता है ताकि वो रैंसिड ना हो, ठीक है। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना। उसमें कौन सा गैस डालते हैं उस पैकेट में, चिप्स के पैकेट में, तो वो नाइट्रोजन गैस होता है जो उस फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ओके। थैंक यू, इतना ही था इस चैप्टर में।